हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैट्स 2 में चैप्टर 5 में सेक्शन 5.3। पहले जो था आपका बेसिक स्टैटिस्टिक्स वो सब आपने पढ़ा हुआ है, तो सभी बच्चे ध्यान दें। जिन्होंने स्टैट्स 1 पढ़ा हुआ है उन्हीं को स्टैट्स 2 अच्छे से समझ में आने वाला है। अगर आपने स्टैट्स 1 नहीं पढ़ा है तो फिर स्टैट्स 2 में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए पहले आप क्या करें कि स्टैट्स 1 कैसे पढ़ना है इसका आप 9311377321 पे आप वहाँ से बात करें। आपको स्टैट्स 1 की अवेल करा दी जाएगी लेक्चर्स। आप वहाँ से सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ जाना ताकि आपको आइडियाज़ हो जाए कॉन्सेप्ट पढ़ने से। उसके बाद से फिर आप स्टैट्स 2 अच्छे से समझ पाओगे। तो स्टैट्स 2 जो है वो कंटिन्यूएशन है स्टैट्स 1 का। जहाँ स्टैट्स 1 ख़त्म हुआ था अब उसके आगे स्टैट्स 2 हमारा स्टार्ट होगा। तो सैम्पलिंग हम लोग करेंगे, लेकिन पहले कुछ टर्म्स आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो छोटे मोटे टर्म्स जान लें। अगर आपने पढ़ा हुआ नहीं याद है, याद होना कोई बहुत ज़रूरी बात नहीं है, पढ़ा हुआ होना चाहिए। याद दिलाना हमारा काम है। और अगर आप पहले से मेरे से पढ़े हो तो आपको पता है कि कैसे हम लोग क्लास लेते हैं, क्या करते हैं। आपको एक ही मोटी नोटबुक बनानी है ताकि टॉपिक्स इधर से उधर ना हो। सब कुछ उसी में होगा, नो रफ नो फेयर, सब कुछ एक ही जगह लिखा जाएगा। इतना टाइम नहीं होता कॉलेज में कि हम रफ और फेयर इतना सब कुछ करते रहें। माइक्रो है, मैक्रो है, स्टैट्स है, बहुत कुछ है, एमएमई है, तो सबको पढ़ना है। तो सबका नोटबुक बनाएं और साथ साथ आप नोट्स बनाएं। क्लास में जैसे हम लोग पढ़ाएंगे ना तो मॉडरेट स्पीड रखेंगे, तो साथ साथ नोट्स बनाओगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। आपको फिर से वीडियो रीओपन करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा नोट्स देखोगे और 5-10 मिनट में आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। और अगर कोई डाउट आता है तो आप अपना माइक अनम्यूट करके उसी टाइम डाउट पूछ सकते हो। कोई बहुत बड़ा डाउट है या थोड़ा सा उससे हटके डाउट है, सिमिलर डाउट है, तो फिर आप लास्ट में रुक करके फिर डाउट क्लास में पूछ सकते हो। ठीक है। और साथ में एक पानी की बोतल रखनी है, सिप सिप करके पानी पीना है अपना। और जब हम लोग बातें कर रहे हैं तो आपका नज़र जो है वो स्क्रीन से हटा लो, थोड़ी देर के लिए आई को रेस्ट मिल जाएगा। तो ये सब तो खैर कॉमन बातें आपको पता होंगी जब आप ऑनलाइन क्लास लेते हो। तो आज अब हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग स्टार्ट करने चल रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपको चैप्टर 1 का बेसिक पता होगा कि व्हाट इज सैम्पल, व्हाट इज यूनिवर्स, ये सारा कुछ पता होगा। तो थोड़ा सा रिवाइज फिर से कर लेते हैं कि यूनिवर्स और सैम्पल क्या है, आखिर सैम्पलिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। तो बच्चे देखो, यूनिवर्स, अब हम लोग अपना सब्जेक्ट मैटर स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिवर्स क्या होता है? यूनिवर्स होता है जिस इन्वायरमेंट में हम काम करना चाह रहे हैं, द होल इन्वायरमेंट। हाँ जी बच्चे, तो अब देखते हैं हम लोग यूनिवर्स। तो सबसे पहले सैम्पलिंग के लिए जानना है कि यूनिवर्स क्या है। तो यूनिवर्स जो है द होल इन्वायरमेंट, पूरा इन्वायरमेंट जिसमें हम काम करना चाह रहे हैं। अब आप कहोगे कि ये क्या है, होल इन्वायरमेंट का मतलब क्या है और कितना बड़ा इन्वायरमेंट? तो ये डिपेंड करता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। द होल इन्वायरमेंट ऑफ स्टडी, उसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्स। जैसे अगर मुझे दिल्ली में कोई फैक्ट्री बिठानी है तो उसका जो मार्केट होगा वो पूरे दिल्ली के पीपल होंगे, तो उस फैक्ट्री के लिए इन्वायरमेंट यूनिवर्स हो गया दिल्ली। अगर इंडिया का ऑब्जेक्टिव लेते हैं, इंडिया में अगर इंडिया को टारगेट करते हैं, तो इंडिया में अगर कोई फैक्ट्री बिठा रहे हैं तो फिर ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया, ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, वो हो जाएगा हमारा यूनिवर्स। तो यूनिवर्स डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप कितने बड़े रीजन पे काम करना चाहते हो। ठीक है। तो यूनिवर्स वो होता है। अब है तो उसका जो डेटा होगा दैट विल बी कॉल्ड यूनिवर्स। उसके बाद से है सबसेट, सैंपल जिसको कहते हैं हम लोग सैंपल। अब जैसे मुझे अगर दिल्ली में कोई फैक्ट्री लगानी है, अब सारे दिल्ली के पीपल से अगर हम इंटरव्यू लेना शुरू कर दें, मान लो शूज़ की फैक्ट्री लगानी है, किस टाइप के शूज़ उन्हें पसंद होते हैं, किस कलर के शूज़ उन्हें पसंद होते हैं, किस रेंज का शूज़ ज़्यादातर बिकता है, अगर सारे दिल्ली के लोगों से इंटरव्यू लेने लगे तब तो 5 साल मेरा प्रोजेक्ट ऐसे ही डिले हो जाएगा। इंटरव्यू लेने में 5 साल लग जाएंगे, सारे दिल्ली के पीपल का इंटरव्यू लेने में, और हमें तो बस 2-3 महीने में फैक्ट्री स्टार्ट करनी है। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कवर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द यूनिवर्स। तो तब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सैम्पलिंग करते हैं, उसका सबसेट हम लोग करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड। और यूनिवर्स को हम लोग पॉपुलेशन भी कहते हैं। जो पॉपुलेशन वर्ड है दैट इज़ यूज्ड फॉर यूनिवर्स। जो हमारे स्टैट्स में हम लोग ज़्यादातर यूज़ करेंगे दैट इज़ पॉपुलेशन एंड सैम्पल। तो सैम्पल इज सबसेट ऑफ, इट इज़
सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, जो कि यूनिवर्स का ही पार्ट है, यूनिवर्स को ही कहते हैं पॉपुलेशन, सबसेट ऑफ पॉपुलेशन फॉर easy study data, for easy study of data and time saving, टाइम भी बचाना है हमें, थोड़ा इकोनॉमिकल भी होना है, ठीक है। तो उन सब केसेस में हम लोग फिर सैंपल लेते हैं। तो अभी हम लोगों ने यूनिवर्स और सैंपल का डेफिनेशन दिया। अब चैप्टर 1 में भी आपने पढ़ा होगा। अब देखो, जैसे मान लो अगर ये पूरा हमारा यूनिवर्स है, पूरे यूनिवर्स में बहुत सारे डेटा है, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन है, सारे ऑब्जर्वेशन को कवर करना पॉसिबल नहीं है, तो हमने छोटे छोटे सैंपल बना दिए, छोटे छोटे सैंपल, ठीक है। ये हो गया सैंपल 1, जिसका मीन को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे x1 बार से। ये हो गया सैंपल 2 x2 बार से, x3 बार से, x4 बार से, लाइक दिस वे। और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा S1, इसका हो जाएगा S2, इसका हो जाएगा S3, इसका हो जाएगा S4, सो ऑन। अब ये जो है ये पूरा है पॉपुलेशन, और पूरे पॉपुलेशन का जो एवरेज होगा दैट विल बी रिप्रेजेंटेड विथ म्यू। तो म्यू इज पॉपुलेशन मीन। तो अब आपको जो है म्यू और मीन में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। जो x बार लिखते हैं दैट इज फॉर सैंपल एंड म्यू इज फॉर होल पॉपुलेशन, एंड होल पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा दैट विल बी रिप्रेजेंटेड विथ दिस सिग्मा सिंबल, जो वाटर ड्रॉप लाइक होता है। दिस इज पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, दिस इज पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो x बार जो हो गया वो हो गया हमारा सैंपल का मीन, सैंपल मीन, और s जो हो गया वो हो गया हमारा सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन। तो चैप्टर 6 में पढ़ेंगे हम लोग एस्टिमेटर। x बार जो है ये हमें लेता जाता है किसकी तरफ, म्यू की तरफ। ये म्यू का एस्टिमेटर होता है, मतलब उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है। जैसे किसी कंट्री में, कंट्री का हेड कौन होता है, जो वर्किंग हेड होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर। वैसे तो हेड हमारा प्रेसिडेंट होता है, लेकिन सारे डिसीजंस वगैरह लेने में प्राइम मिनिस्टर को वर्किंग हेड माना जाता है। तो उनका जो रिप्रेजेंटेटिव होगा किसी स्टेट के अंदर, तो स्टेट में कौन रिप्रेजेंटेटिव होगा प्राइम मिनिस्टर का, सीएम, चीफ मिनिस्टर। वैसे ही अगर पूरे पॉपुलेशन का अगर हेड है म्यू, तो उसका रिप्रेजेंटेटिव हर छोटे 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 सेट में क्या होगा, एक्स बार होगा। तो एक्स बार इज एस्टिमेटर ऑफ म्यू। एस्टिमेटर वर्ड को डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 6 में हम लोग। और एस इज एस्टिमेटर ऑफ किसका, स्टैंडर्ड डेविएशन। एस्टिमेटर वर्ड अभी यूज कर रहे हैं, लेकिन इसको हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 6 में, इसलिए ज़्यादा इसको दिल से लगाने की जरूरत नहीं है। इसको समझने में एक क्लास लग जाएगा एस्टिमेटर वर्ड को, लेकिन आप समझ जाओ कि ये रिप्रेजेंटेटिव है सैंपल में। और यही चीज़ अगर बिग स्केल पे लेते, लार्ज स्केल पे लेते, तो ये हमारा पॉपुलेशन का हो जाता है। तो इस चीज़ को हम लोग लिखते कैसे एस्टिमेटर के टर्म्स में, एक्सपेक्टेंसी जो आपने पढ़ा हुआ है उसी का यूज़ करेंगे। एक्सपेक्टेंसी ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू म्यू। मतलब अगर इसी सैंपल के मीन को अगर हम सैंपल साइज बढ़ाते जाए तो जो उसका एवरेज आएगा दैट विल बी योर पॉपुलेशन मीन। समझ में आ रही है बात। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस या फिर एस स्क्वायर बोले तो बात वही होगा, सिग्मा स्क्वायर। अगर एस बोलते तो सिग्मा होता, एस स्क्वायर बोल रहे हैं तो सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा सैंपल वेरिएंस इज एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस। और एस्टिमेटर के लिए हम लोग एक्सपेक्टेंसी वर्ड यूज करते हैं। एस्टिमेटर का मतलब होता है कि अगर इसकी एक्सपेक्टेंसी वैल्यू निकालोगे तो वो पॉपुलेशन वैल्यू से मैच कर जाएगा। यही सारा कुछ हमें 5.3 में करना है, इसलिए ये सारा कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं। समझ में आई बात। अब रही बात कि भाई एक्स बार कैसे निकलता है, तो एक्स बार का फॉर्मूला चैप्टर 1 में आपने पढ़ा हुआ है। सारे डेटा का जो भी सैंपल में दिया होगा उसको सम करके बाई एन कर देंगे। और एस स्क्वायर का फॉर्मूला किसी को याद है, समेशन एक्स माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर, और बाई क्या करेंगे, किसी को याद है, नहीं याद है, n-1। मैंने बताया था चैप्टर 1 में कि n-1 करते हैं सैंपल के लिए, पॉपुलेशन के लिए सिर्फ n होता है। और आगे चल करके चैप्टर 6 में इसका प्रूफ पढ़ेंगे कि e ऑफ एस स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। यानी कुछ ऐसा पढ़ेंगे कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ x माइनस, ये प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है,
बाई n माइनस 1 इज इक्वल टू समेशन ऑफ x माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर पूरे पॉपुलेशन के लिए बाई n, पॉपुलेशन का साइज। ये हम लोग पढ़ेंगे आगे चल करके चैप्टर 6 में, ठीक है। तो अभी बस आपको याद रखना है कि जब हम सैंपल में काम कर रहे होंगे तो नीचे में n माइनस 1 लेंगे, पॉपुलेशन में काम करेंगे तो वो चीज़ n हो जाता है। ये डिफरेंस होता है, बेसिक डिफरेंस। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चे? इतना कॉन्सेप्ट जरूरी है, उसके बाद से फिर हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। क्लियर बच्चे? किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना है तो देखो, अगर आपके पास रीडिंग है, रीडिंग तो अब आ गया होगा सबके पास, तो उसमें है डेराइविंग अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। एक एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल करना बहुत ज़रूरी है, और उससे रिलेटेड एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पेपर में पहला ही क्वेश्चन होता है जो कि 5.3 के कॉन्सेप्ट पे आता है। तो रीडिंग निकाल लो और देखना ज़रा। 5.3 5.3 में है, निकाल लिया मैंने, और इसमें है एग्जाम्पल है 5.21। निकाल लिया सबने? नहीं निकाला कोई बात नहीं, अगर रीडिंग नहीं है, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कुछ कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग पढ़ लेते हैं और सारा कुछ मतलब कंफर्टेबल हो जाता है। तो पढ़ते हैं आराम आराम से बच्चे क्वेश्चन को। अ सर्टेन ब्रांड ऑफ MP3 तो अब नहीं चलता है, लेकिन पहले MP3 आया था तो बड़ा इन्वेंशन लगता था कि भाई MP3 भी ऐसी कुछ चीज़ होती है। MP3 प्लेयर में 1000 गाने 2000 गाने एक बार में डाल दो, चलता रहता था वो। तो अ सर्टेन ब्रांड ऑफ MP3 प्लेयर, और ये बुक उस जमाने की है इसलिए MP3 का इसमें जिक्र है। अ सर्टेन ब्रांड ऑफ MP3 प्लेयर कम्स इन 3 कॉन्फ़िगरेशन। MP3 के 3 मॉडल हैं। मॉडल विथ 2GB मेमोरी के साथ एक मॉडल है, और इसका कॉस्ट है $80। कॉस्ट कितना है बच्चे? $80। दूसरा जो है वो है 4GB स्पेस का, और इसका कॉस्टिंग बताया है, मॉडल प्राइस है $100। और अगर कोई MP3 थर्ड टाइप का परचेज करता है, उसका मेमोरी स्पेस दिया गया है 8GB, और उसकी कॉस्टिंग की गई है वर्जन विद अ प्राइस टैग ऑफ $120। ठीक है, 3 टाइप का MP3 प्लेयर जो है उसकी सेल हो रही है। इफ 20% ऑफ ऑल परचेजर चूज द 2GB मॉडल, यानी 20% डिमांड है 2GB वालों की। अगर 100 कस्टमर आते हैं उसमें से 20 कस्टमर 2GB वाले परचेज करते हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी की तरफ इशारा कर रहा है। कुछ समझ रहे हो? 20% मतलब 0.2 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 MP3 being purchased if it is of 2GB memory। अब है ऑल परचेजर चूज द 2GB मॉडल, 30% चूज द 4GB मॉडल। 30% कस्टमर जो है वो 4GB की डिमांड करते हैं, एंड 50% बचा ही 50%। जब 20% इधर हो गया 30% इधर हो गया तो बचा कितना? 50% कस्टमर जो है वो 8GB की डिमांड करते हैं। देन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कॉस्ट x, यानी इन्होंने कॉस्ट को x मानना है। लेट कॉस्ट बी x, रैंडम वेरिएबल x मान लिया। ऑफ अ सिंगल रैंडमली सिलेक्टेड MP3 प्लेयर परचेज इज गिवन बाय, तो देखो x जो है वो क्या होगा? अगर कॉस्ट वाइज देखें तो कैटेगरी 3 है 2GB, कॉस्ट वाइज भी 3 कैटेगरी है 80, 100 और 120। तो अब 2GB ये सब लिखने की बजाय हम लोग कॉस्टिंग पे ज़्यादा ध्यान देंगे, तो 80 लिखेंगे, 100 लिखेंगे डॉलर, एंड दिस इज 120। अब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x निकाल रहा है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x डिस्कस कर रहे हैं ये लोग, जितना इन्फॉर्मेशन गिवन है उसका। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जस्ट अ मिनट, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट ये दिया हुआ है। px कितना हो जाएगा? 20% यानी कि 0.2, 30% यानी कि 0.3, एंड दिस इज 0.5। ऐसा तो टेबल बच्चे हम लोग देख रखे हैं चैप्टर 3 में भी, चैप्टर 4 में भी, काफ़ी जगह देख रखे हैं, चैप्टर 5 में भी देख रखे हैं, x और px। तो ये होता है लैंग्वेज से डिस्ट्रीब्यूशन बनाना। यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम।
अब देखो आगे जो है वो मेन लैंग्वेज है। अभी तक समझ में आ गया क्वेश्चन में क्या था, 3 टाइप के MP3 प्लेयर थे, कॉस्टिंग अलग अलग थी, सबकी प्रोबेबिलिटी दे रखी थी। अब क्वेश्चन में आगे पढ़ो। अच्छा इन्होंने दे रखा है विथ म्यू इज इक्वल टू 106 सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 244। डिवोर बुक की एक ड्रॉबैक ये है ना कि ये एग्जाम्पल पूरा सॉल्व करते हुए चलते हैं, ये नहीं पता लगता कि क्वेश्चन कहाँ तक है, सॉल्यूशन कहाँ तक है। वैसे ये हम लोग खुद निकालेंगे म्यू 106 और 244। तो अभी पहले ए पार्ट करते हैं कि म्यू हमें निकालना है, म्यू निकालना है, सिग्मा स्क्वायर निकालना है। अच्छा ये बाद में लिखेंगे, ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये भी हम लोग खुद निकालेंगे, देखेंगे कि 106 और 244 कैसे आ रहा है। इन्होंने तो सीधा बता दिया। सपोज ऑन अ पर्टिकुलर डे ओनली 2 MP3 प्लेयर्स आर सोल्ड। सिर्फ 2 MP3 प्लेयर्स सोल्ड हो रहे हैं। लेट X1 द रेवेन्यू फ्रॉम द फर्स्ट सेल। अब देखो सैम्पलिंग हो रही है, अब सैम्पलिंग का जिक्र आने लगा। सैम्पलिंग में ये लोग 2 MP3 प्लेयर परचेज कर रहे हैं, X1 और X2। तो X1 इज द रेवेन्यू फ्रॉम द फर्स्ट सेल, X1 इज द रेवेन्यू फ्रॉम द फर्स्ट सेल, और X2 जो है वो फ्रॉम सेकेंड सेल हो गया, रेवेन्यू फ्रॉम सेकेंड सेल। अब ये नहीं पता है कि कौन कौन सी कैटेगरी आएगी X1 और X2 की जगह, तो वो हम लोग सारी पॉसिबिलिटीज लेंगे सैम्पलिंग में। आगे पढ़ते हैं। सपोज दैट X1 X2 आर इंडिपेंडेंट। ये भी नोट करने वाली बात है कि X1 और X2 इंडिपेंडेंट है। अच्छा एक कोई मुझे बताएगा कि इंडिपेंडेंट का फायदा क्या होता है। इंडिपेंडेंट हमने पढ़ा था चैप्टर 2 के लास्ट सेक्शन में। इंडिपेंडेंट से क्या फायदा मिलता है हमें। कभी अगर हमें जॉइंट निकालनी होगी ना X1 और X2 की प्रोबेबिलिटी, तो इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि अलग अलग प्रोबेबिलिटी, हाँ दोनों का मल्टीप्लीकेशन। हाँ एक्सपेक्टेंसी के टर्म्स में आपने पढ़ा था कि ई ऑफ, ये आपने पढ़ा हुआ है, ई ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स इंटू ई ऑफ वाई। प्रोबेबिलिटी में भी यही होता है। प्रोबेबिलिटी में आपने पढ़ा होगा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, ये इंडिपेंडेंट में होता है। तो वही चीज़ है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी दोनों का साथ साथ होने का प्रोबेबिलिटी वही होगा जो अलग अलग होने का दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे। ये फायदा होता है हमें, इसलिए इंडिपेंडेंट लिखा हुआ है। चलो इंडिपेंडेंट का भी फायदा उठाएंगे हम लोग। आगे है ईच विद द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन शोन इन 5.2, वो तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्स्टिट्यूट अ रैंडम सैंपल, लिस्ट पॉसिबल पेयर्स, ठीक है ठीक है ठीक है। अब है सैंपल एवरेज दिस वन। अब इन्होंने बोला है कि अब आप निकालो फर्स्ट पार्ट कि आप म्यू निकालो, सैंपल पॉपुलेशन का निकालो और पॉपुलेशन का वेरिएंस निकालो। पॉपुलेशन में 3 ही टाइप का डेटा है भाई, 2 GB और क्या था 8 GB और 10 GB, जो भी था 2 GB 4 GB 8 GB, 3 टाइप का था। सैंपल में सिर्फ 2 टाइप का आ रहा है। तो इन्होंने कहा कि आप x बार निकालो और फिर एस स्क्वायर निकालो एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x बार एंड एस स्क्वायर भी निकालो। मतलब x बार का भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, x बार और उसकी प्रोबेबिलिटी, जितने टाइप के x बार आएंगे सबकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और थर्ड में फिर वेरीफाई करना है हमें कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार इज इक्वल टू म्यू एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। ये हमें शो करना है। ये है 3 पार्ट इस क्वेश्चन के। ये क्वेश्चन काफ़ी लेंदी होता है लेकिन सारे कॉन्सेप्ट सैम्पलिंग के आपको इसमें समझ में आ जाते हैं। ये बेसिक है, सेमेस्टर 2 की फर्स्ट क्लास बेसिक, एक ही क्वेश्चन में मतलब पूरी क्लास निकल जाती है। फिर नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक शुरू होता है, इसी में एक क्लास निकल जाती है एक ही एग्जाम्पल में। आराम आराम से करेंगे, थोड़ा लेंदी है तो आराम आराम से करना है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। एग्जाम में भी 10 मार्क्स का पक्का इससे क्वेश्चन आता ही आता है, मिलता जुलता। तो क्वेश्चन आ गया समझ में, अब आगे बढ़े। ठीक है, तो अब देखो जरा, अब हम लोग सैंपल बनाएंगे, लेकिन सैंपल से पहले फर्स्ट पार्ट कर लेना म्यू और सिग्मा स्क्वायर। तो म्यू और सिग्मा स्क्वायर के लिए देखें जरा फर्स्ट पार्ट। तो x और px है हमारे पास। x क्या था, कॉस्ट था। कॉस्ट कितने टाइप की थी हमारे पास, 3 टाइप की कॉस्टिंग थी। एक था 80,
एक था 100, एक था 120। px दे रखा था, ये इसके इसी टेबल का हम लोग यूज कर रहे हैं। 80 का 0.2, 100 का 0.3, 120 का 0.5, इसी टेबल को लिख रहे हैं। 0.2, 0.3 एंड 0.5। तो म्यू जो होगा वो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी, क्योंकि ये पॉपुलेशन है हमारा, ये पूरा डेटा हमने ले लिया। तो x इंटू पी एक्स जो है ये होता है एक्सपेक्टेंसी। ये आप पढ़ते चले आ रहे हो चैप्टर 3 से, ठीक है, ये आप पढ़ते चले आ रहे हो। और फिर जब आप एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स करोगे तो वो हो जाएगा आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ये क्यों निकाल रहे हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, चैप्टर 3 में आपने पढ़ा हुआ है कि एक्स इंटू पी एक्स का समीशन हो जाता है एक्सपेक्टेंसी ऑफ एक्स, और एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स हो जाता है एक्सपेक्टेंसी ऑफ एक्स स्क्वायर। तभी तो म्यू आ जाएगा एक्सपेक्टेंसी ऑफ एक्स, और एस स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा वेरिएंस की जो बात कर रहे हैं, वेरिएंस आ जाएगा ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। हाँ, अब सब कुछ रिकॉल हो रहा होगा। तो कैलकुलेटर अलाउड होता है, आप भी कैलकुलेटर लेकर के अपना साथ साथ कैलकुलेशन सभी बच्चे करेंगे, ठीक है। तो देखना पहले वाले में 80 इंटू 0.2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.2, तो इसका मतलब है 16। नेक्स्ट 0.3 इंटू 100 तो 30, 0.5 इंटू 120 यानी कि 60। तीनों का सम करोगे 60, 90 और 16, 106। देखो आ गया ना। और अब एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स करेंगे, एक्स इंटू पी एक्स है, अब एक बार और एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसी दोनों को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ तो x इंटू पी एक्स है ही, एक बार और x से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 16 इंटू 80 कितना हो गया, मल्टीप्लाई करके बताओ। 16 इंटू 80, 16 इंटू 80, यस 1280। और फिर 30 इंटू 100, ये तो इजी है, 30 तो 3000 हो गया, और 16 टू तो 12, 6 जा कितना होता है 72, और फिर 00। इसको जब आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, ऐड करो सभी बच्चे, बताओ मुझे कितना आ रहा है। ठीक है 11,480, बिल्कुल सही है। तो अब इसको पुट कर देंगे ना कहाँ, वेरिएंस वाले में। तो एक्सपेक्टेंसी ऑफ एक्स स्क्वायर इज 11,480 और माइनस 106 का स्क्वायर, ये जरा आप लोग निकालो और बताओ कि कितना आ रहा है। तो 1 साइंटिफिक तो अलाउड नहीं है, लेकिन अभी हम लोग क्लास में यूज़ कर सकते हैं अगर किसी के पास है, नहीं तो आप पहले स्क्वायर निकालो और फिर बाद में पुट करके निकालोगे। मैंने तो निकाल लिया, 244 आ रहा है मेरा। क्या आप लोगों का भी वही आ रहा है? निकालो। पहले आप करोगे सिंपल कैलकुलेटर पे 106 का स्क्वायर, उसको एक बार लिख लोगे पेपर पे, फिर 11480 में से उसको सब्ट्रैक्ट करके फिर लिखोगे 244। आ गया सबका? हाँ, तो अब जरा आप वैल्यू को मैच करो, 106 और 244, यही दोनों वैल्यू थी ना। देखो सीधा बुक में दे दिया था 106 एंड 244। आया कहाँ से, ये क्लियर हो गया, हमने पूरे पॉपुलेशन को कवर कर लिया। तो पॉपुलेशन मीन और वेरिएंस निकल गया पॉपुलेशन का। तो फर्स्ट पार्ट इज डन। अब सेकंड पार्ट में बड़ा लंबा चौड़ा है, पापड़ बेलना पड़ेगा सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में ध्यान दे बच्चे। तो अब हमें दो दो साइज के सैंपल बनाने हैं, दो दो साइज के। तो अब यहाँ पे हेडिंग बनेगा सैंपल रैंडम वेरिएबल, फिर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 x2। ये आपको पता है, मैंने बताया था कि इंडिपेंडेंट होने की वजह से फ़ायदा उठेगा, और हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो अभी खाली यही दोनों कॉलम करते हैं, फिर आगे कुछ और कॉलम की ज़रूरत है तो आप अपने नोटबुक में स्पेस रखना, आगे 3 कॉलम और चाहिए होंगे हमें, ठीक है। अभी 2 ही कॉलम पे काम कर रहे हैं तो जगह बना करके रखना। अब देखो सैम्पलिंग में ऐसा तो नहीं कहा कि रिपीट नहीं हो सकता, रिपीटेशन इज अलाउड, कहीं भी नहीं लिखा होता कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो अगर पहले वाले कस्टमर ने अगर 80, तीन टाइप का है हमारे पास,
$80 वाला, $100 वाला और $120 वाला, 3 कैटेगरी है। अब 2 ही माल बिक रहे हैं एक बार में, अगर 80 और 80 वाला ही दोनों बिक गया कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट में हो सकता है कि 80 और दूसरे वाले ने 100 डिमांड किया हो, पहले वाले कस्टमर ने 80 और दूसरे वाले ने 120 डिमांड किया हो। समझ में आ गई बात? पहले 80 के साथ 3 कॉम्बिनेशन हो गए, अब 100 के साथ आप कॉम्बिनेशन स्टार्ट करो, 100 और दूसरे वाले ने 80 डिमांड किया हो, या फिर 100 और दूसरे वाले ने भी 100 डिमांड किया हो, 100 और 120 डिमांड किया हो। और भी कोई सैंपल बनेगा क्या बच्चे? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, आप लोग मुझे हेल्प करो। हो गए सारे सैंपल या और भी कुछ बनेंगे? हाँ, 120, पहला कस्टमर अगर 120 डिमांड कर दे, दूसरा वाला 80 डिमांड कर दे, अब 120 वाले कॉम्बिनेशन चलेंगे ना, 120 और दूसरा वाला कस्टमर 100 डिमांड कर दे, और फिर 120 और दूसरा वाला भी 120। अब तो कोई नहीं बनेगा मेरे ख्याल से, देख लो आप। तो बनेंगे टोटल कितने सैंपल बने? 9 सैंपल बने, 9 सैंपल बने, ठीक है। और ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन से आप चेक भी कर सकते हो कि आपने सही किया है या नहीं, कि आपके पास ना 3 आइटम है और 2 जगह है, रिपीटेशन इज अलाउड, तो पहले के लिए 3 ऑप्शन, दूसरे के लिए भी 3 ऑप्शन, और प्रिंसिपल क्या होता था, काउंटिंग मल्टीप्लिकेशन, उससे आपके 9 ऑप्शंस बनेंगे, 9 सैंपल्स बनेंगे। अगर रिपीटेशन नहीं अलाउड होता तो कितने बनते? पहले के लिए अगर आपने 3 ऑप्शंस में से कोई एक चूज कर लिया तो एक तो खत्म हो गया, दूसरे वाले के लिए बचेंगे 2 ऑप्शन, तब वो बचता 6 सैंपल, जिसमें, और 6 सैंपल में से कौन कौन सा निकल जाता बताओ? ये 80 नहीं लिखते, 100 नहीं लिखते, क्योंकि एग्जाम में आया हुआ है इसलिए बता रहे हैं। 120 नहीं लिखते, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें सैंपल बनाना, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो ये 3 निकल जाते हैं, तो बच जाएंगे 6। समझ में आ रही है बात? अभी हमारे एग्जाम्पल में बुक में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो हम लोग ये मान लेंगे बाय डिफॉल्ट कि रिपीटेशन इज अलाउड। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड लिखा होता है तब हम नॉट अलाउड मानते हैं, अदरवाइज अलाउड होता है। अब बात रही प्रोबेबिलिटी की, तो अभी तो मैंने आपको बताया था कि इंडिपेंडेंट होने की वजह से क्या हो जाएगा फायदा, इसको आप px1 इंटू px2 कर सकते हो, और 80 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.2, और इसकी 0.3 और इसकी 0.5 लिख लेते हैं कहीं पर, छोटा सा रफ वर्क। 0.2 इसको पेंसिल से लिख दिया, बाद में इसको इरेज कर देंगे, ये अपने हेल्प के लिए लिखा है ताकि सब इसी स्क्रीन पे रहे। ये 80 वाले की प्रोबेबिलिटी है, ये 100 वाले की प्रोबेबिलिटी है, ये 120 वाले की प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ का मतलब है बच्चे कि 80 वाली प्रोबेबिलिटी और दूसरी भी 80 वाली प्रोबेबिलिटी, यानी 0.2 इंटू 0.2, इसको थोड़ा सा ना छोटा करते हैं समझाने के लिए। 0.2 इंटू 0.2 कितना हो गया? 0.04। क्लियर? दूसरे का बताओ, 80 और 100 का, आराम आराम से करते, कोई प्रेशर नहीं हमारे ऊपर। 80 और 100 का बताओ कितना होगा? कैसे? तो 0.06 आएगा। 0.2 इंटू 0.3 आप करोगे, क्योंकि 80 वाले की प्रोबेबिलिटी 0.2 है और इसकी 0.3 है। समझ में आ रही है सभी को बात? फिर 80 और 120 यानी कि 0.2 इंटू 0.5 करोगे, 0.2 इंटू 0.5, 0.1 आ जाएगा। और फिर 100 और 80 का करोगे तो ये सब पेंसिल से काम होगा, छोटा छोटा पेंसिल भी साइड में रखा करो, जिसको हम लोग इरेज भी करते चलेंगे, ठीक है। अब जब आप समझ चुके हो, एक में लिख देते हैं क्योंकि कुछ बच्चे स्क्रीनशॉट लेते हैं ना तो उन्हें दिक्कत हो जाती है। अब 100 और 80 का कितना हो जाएगा? फिर 0.3 और 0.2, जो, हाँ, जो इसका था वह, ठीक है। एक मिनट, माय पेन इज नॉट वर्किंग। 0.09। नेक्स्ट इज 100 और 120 का, 100 और 120 का फिर हो गया 0.3 और 0.5, 0.15, हाँ जी। नेक्स्ट में 0.5 और 0.2, तो 0.10। नेक्स्ट इज 120 एंड 100, वही सेम रिपीट हो जाएगा, 0.15, एंड दिस इज 0.5 इंटू 0.25। समझ में आ गया सभी को ये कैसे प्रोबेबिलिटी लिखी गई है? एवरीवन? यस मैम। तो ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल। अगर खाली सैम्पलिंग लिखना होगा तब तो यही 2 कॉलम लिखेंगे, लेकिन क्वेश्चन में है
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार एंड एस स्क्वायर। तो हर सैंपल का अपना मीन होगा, हर सैंपल का अपना एस स्क्वायर भी होगा, सबको अलग अलग कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। तो अब मेन काम हमारा शुरू होने वाला है, तो ध्यान दें आप लोग। एक्स बार, हर सैंपल में कितने आइटम है? 2 आइटम है, तो एक्स बार तो हो जाएगा सिंपली x1 प्लस x2/2। सारे सैंपल के एलिमेंट्स हमें दिख ही रहे हैं, तो सबको सम करके बाई 2 कर देंगे। तो ये तो इजी है, तो निकाले। देखो पहला 80 प्लस 80/2 कितना हो जाएगा? 80। नेक्स्ट इज 80 प्लस 100/2 डेट इज 90, ये हो जाएगा 90। समझ में आ रही है बात? फिर 120 प्लस 80/2, 200/2, तो डेट इज 100। सबको क्लियर होना चाहिए, आ रहा है समझ में? फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, 100 प्लस 80, ये सारे सैंपल मीन निकल रहे हैं, एक्स बार निकल रहे हैं। नेक्स्ट इज, इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा, ये कंफ्यूज करेगा नहीं तो। नेक्स्ट इज 100 प्लस 80, फिर 90 हो जाएगा एवरेज। नेक्स्ट इज 100 प्लस 100/2 डेट इज 100। 100 प्लस 120, तो 220 का हाफ हो गया 110। नेक्स्ट इज 200, 200 का हाफ हो गया 100। 80 कहाँ? 120 प्लस 100 इज 220। आप लोग भी देखते रहना, 110, गलती मेरे से भी हो सकती है, हम भी इंसान ही है। 120 प्लस 120/2 कितना हो गया? 120। क्लियर? ठीक है। अब बात आ रही है एस स्क्वायर की। एस स्क्वायर भी हमें निकालना है। एस स्क्वायर का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। एस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है समेशन x माइनस एक्स मीन का स्क्वायर बाई n-1। तो एक को हम एक्सप्लेन करते हैं, फिर बाकी का आपको खुद निकालना होगा। तो बी रेडी, ध्यान से देखो। अभी हमारे पास पहले वाले के लिए 80 और 80 है। एक्स बार कितना है? 80 आया है, तो x माइनस एक्स बार और फिर x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर निकालेंगे। 80 माइनस 80 0, 80 माइनस 80 0, 0 का स्क्वायर 0 0 0। और एस स्क्वायर कहता है कि सबका सम जो है उसको किससे डिवाइड करना है? एस स्क्वायर कहता है समेशन ऑफ x माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर बाई n-1। n इज हाउ मच? 2। 2 माइनस 1 यानी कि 1। यानी इस एग्जाम्पल के लिए डिनोमिनेटर में हर जगह 1 हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो अभी तो 0 आ गया, समझ में आ रही है बात? 0/1 इज 0। दूसरे वाले में थोड़ा आप समझ में आएगा, 80 और 100 दो अलग अलग ऑब्जर्वेशन है ना, तो हम तो भाई इस साइड मूव कर सकते हैं, रफ वर्क आप अपना कर लेना। 80 और 100 है हमारे पास सेकंड सैंपल के लिए। मीन कितना आया था? 90 आया था, उसका स्क्वायर कर देना है। तो 80 माइनस 90 इज 10, 10 का स्क्वायर करेंगे 100। 100 माइनस 90 इज 10, 10 का स्क्वायर करेंगे 100। मज़ा आ गया? इधर कितना आ गया? 200। सेकेंड सैंपल के लिए वेरिएंस आ जाएगा, ये जो सम आता है इसको किसे डिवाइड कर देना है? 2 माइनस 1 यानी कि 1, यानी कि 200 ही आ गया। क्लियर बच्चे? यहाँ पे मैंने 200 लिख दिया। अब स्क्रीन पे सब कुछ विजिबल है, मैंने छोटा स्क्रीन कर दिया, एडजस्ट कर दिया। अब आप बाकी के सैंपल का निकालो। पहले तो अभी मुझे थर्ड का एट प्रेजेंट निकाल करके बताओ। सही निकालोगे तो फिर हम आगे निकालने देंगे, नहीं तो फिर मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। थर्ड का क्या आ रहा है एस स्क्वायर, आप लोग बताओ मुझे। एक साइड में रफ वर्क कर सकते हो आप अपना, करके देखो। अभी फिर आपके पास डिफरेंट है तो 0 नहीं होने वाला है, 80 और 120 है। तो इसका एस स्क्वायर कितना आने वाला है बताओ? चेक करें, देखो एक बार और कर देते हैं, किसी को हो सकता है दिक्कत होगा। 80 और 120 है ऑब्जर्वेशन हमारे पास, और एवरेज आया है 100, ये एक्स बार। तो हम लोग करते हैं एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर करते हैं। अब 100 माइनस करोगे, 80 माइनस 100 इज -20, स्क्वायर करने पे 400। डायरेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे पहले ये किया था। आपको जैसा अच्छा लगता है आप ऐसे कर सकते हो, पहले एक्स माइनस एक्स बार निकाल लो फिर स्क्वायर कर लो, लेकिन डायरेक्ट भी स्क्वायर कर सकते हो जिन बच्चों से हैंडल हो जाता है। अब 120 में से 100 माइनस करोगे 20 आएगा,
तो 20 का स्क्वायर फिर से कितना हो गया 400, फिर सम करेंगे 800, और सम को किससे डिवाइड करना है, ये 2 - 1 से, तो 800 आ गया। नेक्स्ट आप लोग निकालो बच्चे एस स्क्वायर, दो और निकाल लो, उसके बाद से तो फिर हम लोग कॉपी कर देंगे, दो और निकालो आप। 100 और 80 का कितना आएगा, चलो 100 और 80 का तो सेम ही आएगा, इधर 80 इधर 100, ये 100 और 80 सेम है आगे पीछे, हाँ सेम ही आएगा, तो यहाँ पर भी मैंने 200 लिख दिया। और 100 और 100 का जब सेम ऑब्जर्वेशन होता है तो 0 आता है, ठीक है, ये हमने देख लिया था ना, सेम है तो फिर एवरेज भी सेम है तो 0 ही आएगा। नेक्स्ट इज 100 और 120, तो 100 और 120 का वही आएगा जो 120 और 100 का आएगा, अभी निकाला नहीं है तो 100 और 120 का आपको निकालना पड़ेगा, निकालो से भी बच्चे, इसका निकालो थोड़ा सा, ठीक है, इसका भी आपने निकाल लिया, इसका भी 200 आया। नेक्स्ट का कितना आएगा, नेक्स्ट 800 आ रहा है, हाँ फिर सेम आ गया तो 0, चलो बहुत बढ़िया, निकाल लिया सबने, ये मैच कर लो वैल्यूज, सबका ये आ रहा है ना, तो फिर आगे बढ़ेंगे। यस मैम, तो अब देखो आगे, अभी हमारा सेकंड पार्ट खत्म नहीं हुआ है, अब जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, किसका, मीन का और उसका प्रोबेबिलिटी, और फिर इधर है एस स्क्वायर और उसकी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि क्वेश्चन में है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, देखो सेकंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एक्स बार कितने डिजाइन के हैं, कितने डिफरेंट टाइप्स के, और उन सब की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो देखो अब हमारा मेन काम स्टार्ट हो रहा है कि एक्स बार, पहला तो हमें दिखा 80, देखो 80 दिख रहा है, और कहीं भी 80 दिख रहा है एक्स बार, मैंने पूरे कॉलम में चेक कर लिया, कहीं नहीं मैच कर रहा है, 80 एक ही जगह दिखा है, तो 80 आप लिख दोगे, और ध्यान से सुनना जो बोलने जा रहे हैं, इस सैंपल का 80 होना और सैंपल एवरेज 80 होना और एस स्क्वायर 0 होना, ऑल आर कनेक्टेड विद द सेम इवेंट, एक ही इवेंट के 3 अलग अलग मतलब डिस्क्रिप्शन है, तो इस इवेंट की होने की अगर प्रोबेबिलिटी 0.04 है, तो इस 80 के भी होने की प्रोबेबिलिटी 0.04 होगी, इस 0 के होने की भी प्रोबेबिलिटी 0.04 होगी, समझ में आता है, एक ही इवेंट के सारे रिजल्ट है सेम है, मतलब उसको अलग अलग वे में एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो उस इवेंट के होने की जितनी प्रोबेबिलिटी होगी वो सारे डिस्क्रिप्शन की प्रोबेबिलिटी सेम होगी, तो सबकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सेम होगी, यानी x बार 80 के सामने प्रोबेबिलिटी सेम लिखेंगे 0.04, और इधर साथ ही साथ नहीं, एस स्क्वायर का भी नहीं करते, पहले x बार का करते हैं। अब नेक्स्ट x बार इज 90, क्या 90 रिपीट हो रहा है, हाँ जी रिपीट हो रहा है 90, देखो यहाँ भी और यहाँ भी, और भी कहीं है 90 नहीं है, तो 90 दो जगह आ रहा है, सो 90 कैन कम इधर बाय दिस सैंपल और बाय दिस सैंपल, और आपने तो प्रोबेबिलिटी में पढ़ रखा है कि और जो इवेंट होता है चाहे इधर से आ जाए या फिर इधर से आ जाए, उसके लिए प्रोबेबिलिटी का क्या करते हैं, एडिशन या मल्टीप्लिकेशन, प्रोबेबिलिटी में जो और होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, तो उसमें क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऐड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं, तो इस इवेंट की 0.06 है, इसकी भी 0.06 है, तो दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 0.12 हो जाएगा 90 का, ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे 90 और इधर हो जाएगा 0.12। अब x बार में नेक्स्ट वैरायटी चूज करना है हमें, नेक्स्ट वैरायटी इज 100, 100 क्या रिपीट कर रहा है, हाँ जी, और वो भी 3 प्लेसेस पे, तो इस बार 3 प्रोबेबिलिटी का सम होगा 100 100 100, इसलिए आपने देखा होगा कि मैंने एक लाइन छोड़ करके बहुत ही क्लियर और सबको एक रो वाइज लिखा है, अलाइनमेंट बिल्कुल सही होना चाहिए, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा, तो सामने सामने बिल्कुल दिख रहा है, सामने सामने प्रोबेबिलिटी दिख रहा है, तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 0.1 0.1 0.2 हो गया, और 0.09 0.29, सही है ना, तो 100 में हो जाएगा 0.29। नेक्स्ट टाइप ऑफ मीन इज 110, 110 इज कमिंग ट्वाइस, ऊपर का तो सारा कवर हो चुका है ना,
हाँ जी, 110 दो जगह आ रहा है, 0.15 0.15 दोनों मिलकर के कितने हो गए? हाँ, 0.30. Next type of mean is 120 and this is coming I think single, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0.25. ये हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन. क्लियर? अब ऐसा ही काम एस स्क्वायर के साथ भी करना है. एस स्क्वायर में देखना, जरा थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि सब कुछ एक ही में फिट हो जाए. ये देखो 0, एस स्क्वायर की वैल्यू 0 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, 3 जगह पे 0 आ रही है वैल्यू, है ना? थोड़ा सा इसको साफ सुथरा कर दे. जीरो 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 3 जगह आ रहा है, इसको कनेक्ट करो. तो इस 0 की होने की प्रोबेबिलिटी ये है, इस 0 की होने की प्रोबेबिलिटी ये है, इस 0 की होने की प्रोबेबिलिटी ये है. तो इन तीनों प्रोबेबिलिटी का हो जाएगा सम. तो 0.04 और फिर 0.09 कितना आ रहा है? नहीं नहीं नहीं, 0.25 तो खुद ही है, 38 आएगा. हाँ, 25 और 13 मिलकर के 38 हो जाएंगे ना. तो एस स्क्वायर इज 0 और इसका आ रहा है 0.38. नेक्स्ट टाइप ऑफ सैंपल वेरिएंस. टाइप बोल रहे हैं, समझ में आना चाहिए, हर वर्ड का अपना मीनिंग है. 0 कवर हो गया है. नेक्स्ट टाइप इज 200 200 200, एक और 200, 4 जगह रिपीट हो रहा है. 4 प्रोबेबिलिटी लेनी पड़ेगी. 0.06 0.06, फिर है 0.15 0.15, ये दोनों मिलकर के 0.3 और ये दोनों मिलकर के 0.12. 30 और 12 कितना हो गया? 0.42. समझ में आ रहा है? और ये किसके सामने? 200 के सामने. अब 200 के सामने 3 ही टाइप के वेरिएंस दिख ही रहे हैं, 0, 200 और 800. नेक्स्ट टाइप इज 800. नेक्स्ट टाइप इज 800. 800 दो जगह रिपीट हुआ. दो जगह रिपीट हुआ तो 0.1 प्रोबेबिलिटी लेंगे, 0.1 लेंगे. 800 की कितनी प्रोबेबिलिटी हो गई? 0.2. ठीक है, 0 लगा दो अपनी मर्जी से, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में तो 0 लगा ही सकते हैं. तो ये आ गया एस स्क्वायर और पी एस स्क्वायर. तो ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. सेकेंड पार्ट कंप्लीट. तो ये काम आपको करना पड़ सकता है. किसी किसी क्वेश्चन में खाली बस इतना ही पूछते हैं कि सैंपल करो और उनकी प्रोबेबिलिटी निकालो, तो खाली 2 ही कॉलम निकाल देते हैं. कभी कभी मीन और एस स्क्वायर का भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछते हैं, तब आपको इस टेबल तक पूरा सॉल्व करना पड़ेगा. कभी खाली एवरेज का ही पूछते हैं, वेरिएंस का नहीं पूछते, तो खाली ये वाला टेबल आपको बनाना होगा. और कभी अगर ये वेरीफाई करने को बोल दिए कि वेरीफाई एक्सपेक्टेंसी ऑफ मीन इज इक्वल टू म्यू और एक्सपेक्टेंसी ऑफ एस स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, तो हमें ये वेरीफाई करना है, टू वेरीफाई कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मीन इज इक्वल टू म्यू. तो हमने निकाल रखा है ना बच्चे, 106 एंड दिस इज 244. तो ये आना चाहिए 106 और ये आना चाहिए कितना? 244. तो ये अब हम लोग अब आगे काम कर रहे हैं. ये थर्ड पार्ट है, ये थोड़ा एक्सटेंडेड पार्ट है. चलिए अब इसमें आगे बढ़े. अभी तक किसी को कोई डाउट सेकंड पार्ट में? नो मैम. तो फिर अब हमें इसी टेबल की जरूरत पड़ेगी, तो इस टेबल को एक बार कॉपी करना पड़ेगा. एक्स बार पी ऑफ एक्स बार 80 90 100 110 और 120. दिस इज 0.04 0.12 0.29 0.30 0.25. अब इसको बड़ा कर देते हैं. अब एवरेज निकालोगे तो x मीन इंटू पी एक्स बार करना पड़ेगा, तभी तो आएगी ना एक्सपेक्टेंसी ऑफ एक्स बार. मल्टीप्लाई करना. अब 80 को 0.04 से कितना आ रहा है? 8 4 जो होता है 32. अब डेसिमल का प्लेस एक 0 आ गया इधर,
आप तो अपना कैलकुलेटर से कर लेना, और फिर 1 2 दो प्लेस बात है 3.2, ठीक है। नेक्स्ट है 90 इंटू 0.12, क्यों दिमाग पे इतना लोड दे, सीधा कर दो 90, डेसिमल का भी चक्कर नहीं रहेगा, बिल्कुल कंफर्म होंगे कि सही आ रहा है। 10.8, दिमाग को बचा लेते हैं थोड़ा, ये रेस्ट होता है, कैलकुलेटर यूज करना मतलब दिमाग को रेस्ट देना होता है। 100 इंटू पॉइंट, अरे यार इतना रेस्ट क्यों करना, ये 29 हो जाएगा ना और फिर इसका 110 इंटू 0.30, ये आ गया 33। कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई शर्म नहीं आनी चाहिए कैलकुलेटर यूज़ करने में, बिना कैलकुलेटर का भी हो सकता है। 0.25 30। अब सबका सम करो, सबका सम करोगे आ जाएगा 106, डेट इज इक्वल टू म्यू। तो प्रूव्ड, ये वेरीफाइड हो गया। समझ में आ रही है बात? अब इसी तरीके से एस स्क्वायर, फिर निकालेंगे पी ऑफ एस स्क्वायर, और फिर एस स्क्वायर इंटू पी ऑफ एस स्क्वायर मल्टीप्लाई करके जो हम लोग सम निकालेंगे वो आ जाएगा एक्सपेक्टेंसी ऑफ एस स्क्वायर। तो एस स्क्वायर 3 टाइप के थे, 0, 200 और 800। पहले डेटा तो कंप्लीट कर लो, 0, 200, 800। तीनों की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 0.38, 0.42, 0.38, 0.42, और फिर इधर आ जाएगा 0.20। अब सबको मल्टीप्लाई करो, तो एस स्क्वायर इंटू पी एस स्क्वायर इज 0, 200 इंटू 42, 42 2 जा 84 हो जाता है, और 2 0 डेसिमल से कैंसिल हो गया, इधर भी 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 160 हो जाएगा। 160 और 84 इज इक्वल टू 244। वेरीफाइड, आ नहीं गया सेम टू सेम। तो ये एक कंप्लीट एग्जाम्पल होता है जो आपको प्रैक्टिकल की दुनिया में ले जाता है और आपको समझाता है कि सैम्पल मीन क्या होता है, सैम्पल वेरिएंस क्या होता है, और फिर पॉपुलेशन मीन पॉपुलेशन वेरिएंस क्या होता है, दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, एक्सपेक्टेंसी का रिलेशनशिप होता है। और अभी हम लोग बायस्ड और अनबायस्ड वर्ड नहीं यूज़ करेंगे, चैप्टर 6 में पढ़ेंगे कि अगर ये मैच कर जाता है देन एक्स बार इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू, और ये मैच कर जाता है अगर पॉपुलेशन वेरिएंस है देन एस स्क्वायर इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर। ये सारी बातें होती हैं। तो ये था हमारा एग्जाम्पल 5.21 जिसमें सैम्पलिंग का कॉन्सेप्ट आता है। तो ये डिस्क्रीट था, डिस्क्रीट मतलब हम काउंट कर सकते हैं, तीनों अलग अलग हैं। अब एक और एग्जाम्पल है इसमें 5.22 है जो कि हमारा किसका है, डिस्ट्रीब्यूशन से, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन से लिया गया है, और ये हमारा कॉन्टिन्यूअस है। तो 5.22 जो है इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और सिमुलेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट है नहीं, लेकिन उसका थोड़ा सा हम लोग लॉजिक बता देंगे। एक और क्लास लगेगा जिसमें 5.3 तो मतलब आधे घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग 5.4 पे भी चलेंगे। तो बच्चे 5.3 तो आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन 5.4 और 5.5 समझने के लिए आपको चैप्टर 4 किया हुआ होना चाहिए, 4 और 3, 4 और 3 आपका पक्का होना चाहिए, तभी आप समझ पाओगे। उसमें जो बातें होंगी वो सब कुछ जॉइंट के लिए होगा। 3 में हमने डिस्क्रीट के लिए पढ़ा था, सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। 4 में हमने कॉन्टिन्यूस के लिए पढ़ा था, सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब देखो ना, जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या आने वाला है, एक्सपोनेंशियल आने वाला है। एक्सपोनेंशियल कहाँ पढ़ा था, चैप्टर 4 में पढ़ा था। अब वो एक्सपोनेंशियल का जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन यूज होगा, तो जिसको 4 नहीं आता होगा वो एक्सपोनेंशियल क्या समझेगा। इसलिए कहते हैं कि आप कम से कम 3 और 4 के कॉन्सेप्ट्स कर लो, फिर आपका सेमेस्टर 2 संभल जाएगा। ठीक है बच्चे, तो ये था हमारा आज के क्लास में। इतना ही करते, ज़्यादा नहीं करते, कन्फ्यूज़न नहीं होगा, बिल्कुल क्लियर फर्स्ट क्लास होगी हमारी। और धीरे धीरे जैसे ड्यूरेशन बढ़ेगा ना, नंबर ऑफ क्लासेस, टाइम भी बढ़ेगा और थोड़ा स्पीड भी बढ़ेगा। अभी तो हमारी फर्स्ट क्लास थी तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही हम लोग स्लो रखते हैं ताकि हर बच्चे को समझ में आ जाए। तो आज के लिए इतना ही बच्चे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं नए एग्जाम्पल के साथ। अभी 5.3 हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, एक एक्सपोनेंशियल वाला एग्जाम्पल रहता है, सिमुलेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट और सेंट्रल लिमिट थ्योरम बताएंगे कि क्या होता है। उसके बाद से फिर हम लोग 5.4 पे भी चलेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। अगर किसी को कुछ डाउट है या कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ बातें करना चाहते हैं, वो लोग वेट करेंगे। अदरवाइज सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय 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 बाय।